हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार आपको ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर में हम हाफ पोर्शन कवर करेंगे और अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि यह लेक्चर 2 लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यह लेक्चर इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग नीट में भी 2 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो और यह चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि इस चैप्टर में मतलब आपको याद करने वाला चीज थोड़ा सा ज्यादा है और समझने वाला चीज कम है। समझने वाला चीज है लेकिन समझने वाला भी है तो एक लेवल तक है, मतलब उसमें कंसेप्ट बहुत क्लियर करने पड़ेगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है, यह हम बता देते हैं, यह लेक्चर 1 है। लेक्चर क्या है? 1 है। लेक्चर आपको 1 है, लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इस चैप्टर में देख ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले की टेकअवे देख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होम्योस्टेसिस से। फर्स्ट टॉपिक रहेगा होम्योस्टेसिस। उसके बाद हम पढ़ाएंगे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट के यानी कि एलिमिनेट कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो कि नेफ्रॉन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूरेटर पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे, यूरेथ्रा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। यूरिन आखिर भाई बनता कैसे है, यूरिन बनता कैसे है, कितने स्टेप में यूरिन बनेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म VBI, यही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे JGA जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ किडनी में हम लोग पढ़ेंगे रास पढ़ेंगे, ADH पढ़ेंगे, फिर हम लोग ANF पढ़ेंगे। ये सब आपको बताया जाएगा। फिर मिक्चुरेशन पढ़ाएंगे यानी कि मूत्रण पढ़ाएंगे, पेशाब करने की प्रक्रिया। फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे और फिर डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। उसके बाद इस चैप्टर का समरी रहेगा। तो 2 स्लाइड है, 16 टॉपिक है। तो इसमें से हम लोग 8 टॉपिक यानी कि 8 टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और अगले लेक्चर में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जैसे यूरिन को हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे, सांद्र कैसे करेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, JGA हो गया, रेगुलेशन ऑफ किडनी हो गया। इस चैप्टर में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ किडनी। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिक्चुरेशन हो गया, एसेसरी, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, मेन ये 2 टॉपिक है। तो आज हम लोग यहां से यहां तक कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था? होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस है। अच्छा, चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या? हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? नॉर्मल भाषा में बोले कि वैसे वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वैसे पदार्थ जो हम अपने शरीर से निकालेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि हमको जरूरत नहीं है शरीर में रखने के लिए, वो शरीर के लिए टॉक्सिक चीज है, तो उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा शरीर टॉक्सिक ना हो जाए, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे। तो उसी चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। टॉपिक का क्या नाम है? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस है क्या?
होम्यो यानी कि होमो प्लस अस्टैसिस। अस्टैसिस मतलब स्थिर होता है, होमो मतलब सेम होता है। शरीर को एक इन्वायरमेंट चाहिए कि बस वही इन्वायरमेंट में रहना है उसको, और उसका एक फिक्स हर एक चीज है, तो उसी चीज को फिक्स करने वाला जो क्षमता है उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि होम्योस्टेसिस वह क्षमता है, होम्योस्टेसिस वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्थिर रखता है, यानी कि बनाए रखता है, भले ही बाहरी वातावरण कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है ना। अब हम इसको बैलेंस करके रखना है, हमको 37 डिग्री ही रखना है, चाहे बाहरी हमको जाड़ा रहे चाहे गर्मी रहे। मान लो कि गर्मी के दिन में 40 डिग्री पहुंच गया, चाहे 45 पहुंच गया, जाड़ा के दिन में 20 पहुंच गया, बाहरी कुछ भी वातावरण रहे हमको शरीर को 37 डिग्री पर ही रखेगा। यानी कि शरीर कहता है कि भाई हमको 37 डिग्री दो तबे हम प्रॉपर काम करेंगे, न तो अन्यथा काम के में मतलब कमी होगा, मतलब काम बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि 37 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए शरीर के पास एक क्षमता है। जैसे मान लो कि अगर 45 हो गया तो शरीर क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में पसीना निकालेगा। क्या निकालेगा, पसीना। जाड़ा के दिन में क्या करेगा, या तो हम लोग बाहर से कोई चीज ओढ़ेंगे या तो शरीर ऐसे वाइब्रेट करता है जिसको हम कांपना कहते हैं कि कांप कह रहे हो। तो होम्योस्टेसिस समझ में आ गया। होम्योस्टेसिस वह क्षमता है जो शरीर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की प्रयास करता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, चाहे बीपी हो गया 120/80, चाहे कुछ भी चीज हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, आरबीसी काउंट हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, सब एक फिक्स चीज में चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा आगे पीछे हुआ तो शरीर के लिए दिक्कत होगा। अब इस चीज को बैलेंस रखने के लिए, यानी कि बढ़ गया तो घटाना है, घट गया तो फिर से बढ़ाना है। मतलब मान लीजिए कि 37 डिग्री टेम्परेचर है, बढ़ के 50 हो गया तो घटा के कितना करेगा, 37। मान लो कि 20 हो गया तो 20 को घटा के कितना करेगा, 37। तो इस प्रक्रिया को यानी कि अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जो प्रक्रिया करेगा उसको हम निगेटिव फीडबैक कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है, यह शरीर में कोई बदलाव होता है, जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो वह खुद संतुलित करने के लिए उस बदलाव को कम कर देता है। उस बदलाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि कुछ भी बदलाव हुआ तो अपने नॉर्मल स्थिति को बनाने के लिए उसमें चेंज लाएगा कि भाई बढ़ रहा है ना, तुम आओ मेरे पास, यानी कि नॉर्मल आओ। इसे ही हम क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक। अब बताओ निगेटिव फीडबैक क्यों जरूरी है। तो निगेटिव फीडबैक सर की जरूरी है होम्योस्टेसिस के लिए, क्योंकि बॉडी हमारा कहता है कि हर एक चीज हम फिक्स अमाउंट में हमको चाहिए। टेम्परेचर बोला कि शरीर हमको 37 डिग्री चाहिए तो उसको चाहिए ही चाहिए, तो बढ़ गया तो उसको घटाएगा कौन, निगेटिव फीडबैक के जरिए। इसके जरिए घटाएगा निगेटिव फीडबैक के जरिए। समझ में आ गया होम्योस्टेसिस और निगेटिव फीडबैक क्या है। निगेटिव फीड होम्योस्टेसिस शरीर की वह क्षमता जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए जो हम अपनाएंगे मेथड उसको हम निगेटिव फीडबैक कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव फीडबैक। उसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना क्यों जरूरी है, वाई हम रखेंगे अपना शरीर में। तो सर शरीर तो ऐसा नहीं होने देगा, शरीर कहेगा कि बाहर निकालो। तो हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको बॉडी को बैलेंस करके रखना है, बॉडी को बैलेंस करके रखना है, शरीर को संतुलन बनाए रखना। अब एक्सक्रीशन करने के लिए यानी कि एलिमिनेशन करने के लिए कितना तरीका अपना सकते हैं, दो। एक तो है एक्सक्रीशन और एक है इजेशन। ये हम टॉपिक आपको पढ़ाए थे डाइजेशन सिस्टम में, यानी कि मल मूत्र के निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहेंगे। यहाँ पे आपको नया टॉपिक मिलेगा एक्सक्रीशन। क्या मिला, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हम उसको कहते हैं जब मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कोई रिएक्शन के दौरान बना होगा, रिएक्शन के दौरान बनेगा तो उसको मेटाबॉलिक वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम खाना में खाते हैं प्रोटीन, क्या खाए, प्रोटीन। प्रोटीन पचा तो किस में चेंज हुआ, अमीनो एसिड में। किस में चेंज हुआ, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा अमोनिया में, और अमोनिया कन्वर्ट होगा आपको यूरिया में। किस में कन्वर्ट हुआ, यूरिया।
तो ये 5 प्रोसेस एक रिएक्शन के दौरान बना होगा। अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से यूरिक, तो एक रिएक्शन हुआ, यानी कि केटाबोलिज्म भी हुआ होगा, मेटाबोलिज्म बोले, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म दोनों हुआ होगा, दोनों को मिलाकर मेटाबोलिज्म बोले। तो जो फाइनल में बाय प्रोडक्ट बना, फाइनल में जो बाय प्रोडक्ट बना उसी को हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों कहें? क्योंकि इस प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म हुआ, एक प्रोसेस हुआ। अब इसी को एक और तरीका से समझ सकते हैं, जैसे देखिए C6H12O6, जानते हैं इसको ग्लूकोज कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ये O2 के मदद से CO2 प्लस H2O प्लस ATP, तो ATP उपयोग लगा, CO2 एक मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब टूट के बना, एक रिएक्शन के दौरान बना। तो मेटाबॉलिक वेस्ट उसको कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो इसको निकालना है तो क्या लिखा है? शरीर में हुए मेटाबॉलिज्म, जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन हुआ, से बने जहरीले पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, जिसको उत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें हम निकाल क्या सकते हैं? जैसे यूरिया अभी बताया, इस प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? बाय प्रोडक्ट क्या बना? यूरिया बना। CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बनेगा, अमोनिया भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और साल्ट भी बनेगा। वाटर तो यहीं पे बन रहा था और कहीं कहीं जगह पर अमोनिया भी बनेगा। अब इन सभी को निकालने के लिए कौन कौन सा ऑर्गन की जरूरत पड़ेगा? जैसे किडनी, किडनी किसको निकालेगा भैया? यूरिया को निकालेगा। इसको निकालेगा, एक्सेस मात्रा में जल भी निकालेगा, वाटर भी निकालेगा। किडनी जो यूरिन बनाता है, लंग्स जो CO2 निकालेगा, स्किन वाटर निकालेगा, साल्ट भी निकालेगा, लीवर भी निकालेगा, लीवर बाइल निकालेगा। लीवर क्या निकालेगा? बाइल निकालेगा। बाइल में बिलिरुबिन हो गया, चाहे एक्सेस मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो इन सभी चीजों को कौन निकालेगा? एक्सक्रीशन के। इजेशन बताया था कि जो खाना नहीं पचा तो उसे मल मूत्र के द्वारा हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। इसमें कोई मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एंजाइम की मदद से बस कंप्लेक्स चीज सिंपल चीज में टूट गया। इसमें मल निकलेगा। इसके लिए ऑर्गन कौन इन्वॉल्व होगा? लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, जिसको बड़ी आंत और मल द्वार कहते हैं। ये चैप्टर तो इसमें हम डाइजेशन में आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग के लिए नया होगा। एक्सक्रीशन समझ में आएगा? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हुआ प्रक्रिया जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहें। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? किडनी होगा, लंग्स होगा, स्किन होगा और लीवर होगा। ये सब हम आगे इसके बारे में भी पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे आगे। देखिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं, यहां पे देखिए एक चीज हम बताते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए इसमें सबसे गंदा आपको बफेलो कौन दिखाई दे रहा है? सबसे गंदा भैंसा कौन दिखाई दे रहा है? तो सर सबसे गंदा तो ये दिखाई दे रहा है 3 नंबर, सबसे गंदा। उसके बाद 2 नंबर हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमको 1 नंबर दिखाई दे रहा है। यही दिखाई दे रहा है कि सबसे गंदा सर 3 नंबर है, सबसे फिर उसके बाद 2 है और सबसे कम गंदा 1 नंबर। अब हम अगर यहाँ आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा धोने में किस में पानी लगेगा, कौन सा भैंसा को अगर हम साफ करें तो सबसे ज्यादा पानी लगेगा, तो सर 3 नंबर ज्यादा है तो ये ज्यादा इसमें पानी लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा पानी लगेगा। सर ये इससे थोड़ा कम है तो इसमें थोड़ा कम पानी लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। और इसमें बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। बस देखो केवल सिर गंदा है इसी पर, इसका थोड़ा सा इधर गंदा, ये तो पूरा एकदम लग रहा है कि डूब के ही आगे है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा गंदा है उसमें उसको साफ करने के लिए भी ज्यादा पानी लगेगा, जो थोड़ा कम गंदा है थोड़ा कम पानी लगेगा, और जो कम गंदा है वो उसमें कम पानी लगेगा। इतना चीज समझ में आ गया? इसको गंदा को हम कर रहे हैं टॉक्सिक, ये कम जहरीला है, ये थोड़ा सा और कम जहरीला है, ये बहुत कम जहरीला है। यानी कि ज्यादा जहरीला तो ज्यादा पानी, कम जहरीला तो कम पानी। अब इसी के आधार पर हम एक चीज समझाते हैं, यहां तक समझ में आ गया? तो ज्यादा गंदा है तो ज्यादा पानी लगेगा। अब यही से हम आपको समझाते हैं कि शरीर में ऐसे 3 चीज हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यहाँ पे हम 3 चीज पढ़ाएंगे, याद हुआ? फर्स्ट
फर्स्ट अमोनिया देखेंगे, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। टॉक्सिसिटी देखिए, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। उसके बाद कम टॉक्सिक कौन है? यूरिया, ये थोड़ा सा कम है, और यूरिक एसिड सबसे कम है। अब आप ही बताइए, ये सबसे ज्यादा है तो इसको शरीर में से निकालने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा टॉक्सिक है ना, तो पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? बहुत अधिक होगा, क्योंकि तो शरीर में ज्यादा टॉक्सिक है तो पानी ज्यादा लगेगा। कम टॉक्सिक है तो कम पानी चाहिए, बहुत कम टॉक्सिक है तो बहुत कम पानी चाहिए। समझ में आ गया? ज्यादा टॉक्सिक ज्यादा पानी, थोड़ा सा और कम टॉक्सिक तो थोड़ा सा और कम पानी, सबसे कम टॉक्सिक तो सबसे कम पानी। अब सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? सोचे तो सबसे ज्यादा पानी समुद्र में, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव का कौन सा चीज निकाला? अमोनिया, तो उसके पास पानी भी ज्यादा है। तो अमोनिया किस में पाया जाता होगा? अमीबा, हाइड्रा, बोनीफिश, एम्फीबियन, जो धरती और पानी दोनों में रहता है। तो इन सभी जीव क्या निकालेंगे? अमोनिया निकालेंगे, क्योंकि ये सब जहां रहते हैं वहां पे पानी ज्यादा है। उसके बाद है मध्य टॉक्सिक, यानी कि जैसे हम लोग ह्यूमन, फ्रॉग ऑन अर्थवन, हम लोग अर्थ पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, क्या है? अर्थ पर रहते हैं। और उसके बाद आया यूरिक एसिड, इसमें कम पानी लग रहा है, ये होता है बर्ड, क्या होता है? बर्ड, लिजार्ड और इंसेक्ट, क्योंकि ये आसमान में रहते हैं तो आसमान में पानी है नहीं। समझ में आ गया क्या है? अब जो अमोनिया निकालेगा तो वो कौन सा टाइप का एनिमल होगा? अमोनोटेलिक होगा। क्या? अमोनोटेलिक। उसी प्रकार जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिक कहेंगे, और जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिक कहेंगे। इतना चीज समझ में आ गया? कोई भी एनिमल, लगभग हम बताया कि यहाँ पे तीन चीज निकाल रहा है, एक अमोनिया निकाल रहा है, एक यूरिया निकाल रहा है, एक यूरिक एसिड निकाल रहा है। इसमें से हम बताया कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है तो पानी भी ज्यादा लगेगा। यूरिया कम टॉक्सिक होता है तो इसका पानी भी कम लगेगा। यूरिक एसिड सबसे कम होता है तो पानी भी कम लगेगा। अमोनिया के लिए पानी ज्यादा चाहिए तो पानी में रहने वाले जीव निकालेंगे। यूरिया में थोड़ा कम पानी चाहिए तो थोड़ा कम पानी वाले जगह वाला एनिमल निकालेंगे। यूरिक एसिड सबसे कम पानी चाहिए तो सबसे कम पानी आसमान, यानी कि इंसेक्ट, छोटा छोटा जीव होगा। अब बताया कि जो अमोनिया निकालेगा उसको अमोनोटेलिक कहेंगे, जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिक कहेंगे, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिक समझ में कहेंगे। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पे एक चीज बताए कि देखिए, लीस्ट टॉक्सिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मोस्ट टॉक्सिक से, कम जहरीला से ज्यादा जहरीला की ओर जा रहे हैं। तो कम जहरीला से ज्यादा जहरीला की ओर जा रहे हैं तो वैसे ही इसका वाटर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। एरो देखिए किधर, वाटर का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाटर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मोड ऑफ एक्सक्रीशन समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है। तो अगर उत्सर्जन के तरीके, उत्सर्जन के क्या है? तरीके, जो गुआनिन निकालेगा उसको हम क्या कहेंगे? गुआनोटेलिज्म कहेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गुआनोटेलिज्म। जो अमीनो एसिड निकालेगा उसको अमीनोटेलिज्म कहेंगे। जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिज्म कहेंगे। जो अमोनिया निकालेगा उसको अमोनोटेलिज्म कहेंगे। जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिज्म कहेंगे। कितना प्रकार के हो गया? 5 प्रकार के हो गया। अब इसी को हम देखते हैं डिटेल में। तो अमोनोटेलिज्म तो अभी हम बता दिए थे कि अमोनिया सीधे सीधे बाहर निकाला जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो सबसे ज्यादा पानी भी लगेगा। यह सबसे जहरीला होता है। अब पानी ज्यादा चाहिए तो पानी में रहने वाले जीव ही निकालेंगे। तो पानी में रहने वाले जीव अमीबा, हाइड्रा, बोनीफिश और हो जाएगा, टेडपोल है। उसके बाद है यूरियोटेलिज्म, यानी कि जिसके पास अमोनिया में रहने, यानी कि जो पानी में रह रहा है जीव, उसके बाद कम पानी किसके पास है? तो उसके पास कम पानी धरती पर रहने वाले जीव है। तो वही जो अमोनिया लीवर को लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में, यानी कि जब हम लोग यूरिया निकाल रहे हैं तो उसको यूरियोटेलिज्म कहेंगे। उसी प्रकार जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ये दोनों हम पढ़ा दिए, न्यू चीज है यहाँ पे, ये दो चीज न्यू है आपके लिए। ये दुर्लभ तरीका है, मतलब बहुत कम जीव में निकलता है।
अमीनोटेलिज्म, यानी कि जो अमीनो एसिड निकालेगा वेस्ट के रूप में क्या निकालता, अमीनो एसिड। क्या निकालेगा, अमीनो एसिड। कौन कौन सा जीव निकालेगा, मोलस्कस निकालेगा। उसके बाद हम देखते हैं गुआनोटेलिज्म, यानी कि गुआनोटेलिज्म यानी कि जो गुआनिन निकालेगा। गुआनिन डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस में क्या चीज है। ये जीव गुआनिन बाहर निकालते हैं, किसमें निकलेगा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब क्या कहते हैं, बिच्छू। समझ में आ गया, याद करने वाला चीज है कि जो अमीनो एसिड निकालेगा उसको अमीनोटेलिज्म कहेंगे, जो गुआनिन निकालेगा उसको गुआनोटेलिज्म कहेंगे। इवोल्यूशन देखिए, इवोल्यूशन मतलब कौन कौन सा जीव में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। जैसे आप लोग जैसे जानते होंगे कि ह्यूमन के पास यूरिन को निकालने के लिए, यानी कि यूरिन बनाने के लिए किडनी है। ह्यूमन के पास क्या है, किडनी है। तो उसी, अब हर एक के पास तो किडनी है नहीं, तो उसके पास से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको निकालने के लिए भी उसके पास कुछ ना कुछ ऑर्गन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किडनी है, तो उसी प्रकार देखो, मान लो कि कोई जीव के पास प्रोटोनेफ्रिडिया है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, रोटिफर्स में पाया जाता है, एनिलिड्स में पाया जाता है, सिप्लोकोडेटा में पाया जाता है। देखिए हम दिखा रहे हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया कैसा होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया कैसा होता है, तो ऐसा दिखने में लगेगा। कैसा दिखने में लगेगा, ऐसा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेफ्रिडिया। क्या है, नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया किस में पाया जाएगा, नेफ्रिडिया आपको मिलेगा एनालिड्स में देखने को मिलेगा। देखिए नेफ्रिडिया क्या है, ये सब क्या है, नेफ्रिडिया। क्या है, नेफ्रिडिया है। उसके बाद हम देखते हैं मालफिगियन टेब्यूल। ये आप लोग के सिलेबस में है भी, कॉकरोच हम पढ़ाएंगे, तो मालफिगियन है। तो मालफिगियन टेब्यूल्स किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। देखिए मालफिगियन टेब्यूल ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। उसके बाद क्या चलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। तो ग्रीन ग्लैंड्स पाया जाता है बिच्छू में, जिसको हम प्रॉन्स कहते हैं। क्या ये है ग्रीन ग्लैंड्स। उसके बाद ह्यूमन किडनी। ये सब याद करने वाला चीज है, इसमें समझने वाला चीज नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाया जाता है, प्रॉन्स में पाया जाता है, किडनी किस में पाया जाता है, ह्यूमन। अब किडनी किस में पाया जाता है, ह्यूमन में। अब किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये तो कम से कम याद करना पड़ेगा कि ह्यूमन में किडनी पाया जाता है। अब पता नहीं है कि किडनी कहाँ पे पाया जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी पर मालफिगियन टेब्यूल किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। ये सब आपको याद करने वाला चीज है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ना आता है, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी। ह्यूमन में क्या पाया जाता है, किडनी। तो किडनी पहले किधर पाया जाता है, मतलब इसका लोकेशन कहाँ है। तो किडनी पाया जाता है पीछे। पीछे को कहते हैं हम डोर्सल। पीछे को क्या कहते हैं, डोर्सल। डोर्सल यानी कि यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, किडनी, यानी कि रिब्स के अंत में। अब एग्जैक्ट हम लोकेशन बताते हैं। ये वर्टिबल कॉलम है, क्या है, वर्टिबल कॉलम। यहां से जो गया है वर्टिबल कॉलम है। तो कौन सा वर्टिबल कॉलम से स्टार्ट होगा और कौन सा वर्टिबल कॉलम पर अंत होगा, तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए ये है भैया किडनी, आपको ये किडनी आपको दिखाई दे रहा है। तो किडनी का स्टार्टिंग देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि T12 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, T12 से। अंत कहां तक जा रहा है, TL3 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, L3। पीछे है तो डोर्सल बोले, अंदर है तो इनर बोलेंगे, यानी कि इनर डोर्सल। स्टार्ट T12 से L3। अब T12 से L3 के बीच में देखो कितना वर्टिबल कॉलम है, T12 1, L1, L2, L3, 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्टिबल कॉलम है। किडनी कितने वर्टिबल कॉलम है, किडनी मतलब जहां पे उसके बीच में कितना वर्टिबल कॉलम है, 4। T12, L1, L2 एंड L3 किसके बीच में है, T12 और L3 के बीच में। कहां पे है, पीछे तो डोर्सल बोलेंगे
और अंदर है तो इनर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका लोकेशन, तो लोकेशन देखिए, शरीर के एब्डोमिनल कैविटी में इनर डोर्सल वॉल, इनर मतलब अंदर और डोर्सल मतलब पीछे, यानी कि पीछे अंदर की ओर है। लास्ट थोरेसिक, टोटल थोरेसिक कितना होता है 12, तो 212 है। और थर्ड लंबर टोटल कितना होता है 5 होता है, तो तीसरा लंबर के बीच में है, यानी कि T12 एंड L3 के बीच में। इसके बीच में कितने वर्टिबल कॉलम है, तो 4 वर्टिबल कॉलम कितना है 4। तो आपको लोकेशन पता चल गया कि लोकेशन कहां पे है, कहां पे किडनी पाया जाता है। अब इसके हम थोड़ा गुण उनके बारे में देख लेते हैं कि कैसा दिखाई देगा, इसका लंबाई चौड़ाई के कैसा होता है। तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा इसका, रेडिश ब्राउन रंग का। बीन शेप यानी कि राजमा शेप का होगा, राजमा शेप का होगा। कितना होगा, 2 होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। कलर रेडिश ब्राउन, शेप बीन शेप, कै गो होगा 2 गो होगा। अब हम इसका थोड़ा सा मतलब लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो लंबाई होता है 10 से 12, चौड़ाई होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वजन होता है लगभग 120 से 170 सेंटीमीटर। ये सब चीज आपको पहले याद करना होगा, इसमें समझाने वाला कोई चीज है नहीं। कलर कैसा होता है देखा गया तो रेडिश ब्राउन होता है। शेप कैसा होता है, तो बीन शेप होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कै गो होता है, 2 गो होता है। लंबाई कितना होता है, 10 से 12 होता है। चौड़ाई कितना होता है, 5 से 7 होता है। मोटाई कितना होता है, 2 से 3 होता है। वजन कितना होता है, 120 से लेकर 170 होता है। उसके बाद हम आपको लोकेशन बताया, तो लोकेशन बताया कि T12 और L3 के बीच में पाया जाता है। हम यहाँ पे आपको दिखा दिए, L3 के बीच में पाया जाता है। इतना चीज आपको याद करना पड़ेगा, इतना चीज क्या करना पड़ेगा, याद। अब यहीं पे हमको कुछ और चीज समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किडनी है, क्या है, किडनी है, 2 पेयर है भैया। अब यहां से जो यूरिन बन के आएगा जिस पाइप के थ्रू, इसको हम कहेंगे यूरेटर। क्या कहेंगे, यूरेटर। अब ये यूरेटर तो ये नहीं कि बनते गया और निकलते गया, नहीं, तो ये जामा होगा। तो जहां पे जामा होगा इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। उसके बाद है यूरेथ्रा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन बाहर निकलेगा तो जिस पाइप के थ्रू निकलेगा उसको यूरेथ्रा कहते हैं। इतना चीज समझ में आया। किडनी में यूरिन बना, किडनी से यूरिन जिस पाइप के जरिए निकला उसको यूरेटर कहे, यहां से जहां पे गया उसको यूरिनरी ब्लैडर कहे, और जिस पाइप के थ्रू बाहर निकला उसको हम यूरेथ्रा कहे। क्या कहे, यूरेथ्रा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम किडनी के एनाटॉमी के बारे में समझते हैं कि किडनी में अगर हम किडनी को काट दें तो किडनी में कौन कौन सा चीज हमको दिखाई देगा, यही चीज है ना। तो अगर हम किडनी को ऐसे काट दें, वर्टिकल काटिए या हॉरिजॉन्टल काटिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे काट दिए, तो इसमें सबसे किडनी में 2 रीजन होता है, एक कॉर्टेक्स का रीजन होता है, एक मेडुला का रीजन होता है। तो सबसे जो बाहरी रीजन होगा उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। इसको हम देखिए, इसको हम एक अलग इमेज से, पहले दूसरा चीज हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम ये आपको दिखाते हैं। देखिए, किडनी बताया कि 2 गो होता है, क्या है, 2 गो है। और अगर हम किडनी को काटे, किडनी को देखिए, रियल इमेज ऐसा दिखाई देगा। रियल इमेज कैसा है, ऐसा आपको दिखाई देगा। अब देखिए, अगर हम किडनी को देखें, तो देखिए किडनी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये जो बाहरी वाला रीजन दिखाई दे रहा है, जो आपको ये बाहरी वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। नेफ्रॉन का अधिकांश भाग कॉर्टेक्स में होता है। अब ये जो ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड। अब देखिए हम क्या बताएं कि अगर एक कॉर्टेक्स है
इधर वाला पूरा हिस्सा कॉर्टेक्स है, तो इधर जो भी हिस्सा बना वो क्या है, मेडुला होगा। वो क्या होगा, मेडुला। तो इधर का जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सब मेडुला का हिस्सा होगा। ये जो ऐसा शेप दिखाई दे रहा है पिरामिड, तो इसको हम सिंपल कहते हैं कि पिरामिड है। अब पिरामिड जिसमें खुल रहा है, जैसे मान लीजिए कि नेफ्रॉन इधर से यूरिन बनते हुए गया, तो पिरामिड जिसमें खुलता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स में भी दो होता है, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। एक माइनर होगा, एक मेजर होगा। अब एक और चीज देखिए, पिरामिड तो बहुत सारा है, तो दो पिरामिड के जो बीच का गैप है, दो पिरामिड के जो बीच का गैप है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बटनी। समझ में आ गया। अब कैलिक्स किसमें खुल रहा है, पेल्विस में। इसमें खुल रहा है पेल्विस, तो इसका नाम होता है रीनल पेल्विस। क्या होता है, रीनल पेल्विस। पेल्विस किसमें खुल रहा है, यूरेटर में। किसमें खुल रहा है, यूरेटर। ये कहाँ गया होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब किडनी में कुछ पाइप जाता है, तो कुछ आर्टरी जाएगा, कुछ वेन जाएगा, कुछ नर्व जाएगा, कुछ नर्व जाएगा। क्या जाएगा, नर्व। और किडनी से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे उसके पीछे रीनल लग जाएगा। जैसे सिंपल आर्टरी होता है तो इसमें जा रहा है तो रीनल आर्टरी, वेन है तो रीनल वेन, पेल्विस है तो रीनल पेल्विस बोल दिए। समझ में, ओवर भी समझ में आया क्या क्या। सबसे बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जो भी हिस्सा बचा पिरामिड, पिरामिड में बहुत भले कॉर्टेक्स के बाद जो भी हिस्सा बचा उसको मेडुला कहते हैं। मेडुला में बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे पिरामिड हो गया, कैलिक्स हो गया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, कैलिक्स को मिला देंगे तो कैलाइसेस हो जाएगा। उसके बाद कॉलम ऑफ बटनी हो जाएगा, पेल्विस हो जाएगा, पेल्विस, यूरेटर। ये सब मेडुला का भाग नहीं, मतलब यहां तक है। समझ में आ गया। अब इसी को हम डिटेल में देख लेते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखिए, यही इमेज था ना। चलिए, ये इमेज आप कॉपी पे उतार लीजिएगा। तो सबसे बाहरी इलाका हम क्या बताए, कॉर्टेक्स। सबसे बाहरी इलाका क्या है, कॉर्टेक्स। सबसे बाहरी इलाका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो भी हम इलाका बोले वो होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला। यानी इसके बाद जो भी सब हिस्सा है सब क्या है, मेडुला है। अब जो ये ऐसा शेप दिखाई दे रहा है इसको हम बोले पिरामिड। क्या बोले, पिरामिड। दो पिरामिड के बीच के गैप को हम बोले रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बटनी। अब जब पिरामिड जहां पे खुल रहा है, देखिए पिरामिड है यहाँ पे दिखाया गया है, पिरामिड जहां पे खुल रहा है उसको माइनर कैलिक्स कहेंगे। माइनर कैलिक्स वही कैलिक्स आगे जाके बड़ा हो जाएगा तो उसको मेजर कैलिक्स कहेंगे। और मेजर कैलिक्स फिर अंत में जाके रीनल पेल्विस में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसमें कुछ नर्व आ रहा है तो रीनल नर्व कहेंगे, कुछ आर्टरी आ रहा है तो रीनल आर्टरी कहेंगे, कुछ वेन आ रहा है तो रीनल वेन कहेंगे। इतना चीज आपको पढ़ने के लिए इसमें है। समझ में आ गया। बाहरी चीज कॉर्टेक्स, अंदर वाला चीज मेडुला। दो पिरामिड के गैप को रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बटनी। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको पिरामिड। उसके बाद पिरामिड जहां पे खुल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट उसको माइनर बोलेंगे। माइनर आगे जाके बड़ा हो गया मेजर में, मेजर जाके अंत में खुल गया रीनल पेल्विस में। कुछ वेन आ रहा है तो रीनल वेन, कुछ आर्टरी आ रहा है तो रीनल आर्टरी, कुछ नर्व आ रहा है तो रीनल नर्व। और ये सब जहां पे जाके खुल रहा है इसको हम बोलते हैं हाइलम, तो रीनल हाइलम। यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम रीनल हाइलम कहेंगे, क्योंकि ये किडनी का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रीनल हाइलम कहेंगे, रीनल हाइलम। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा कोवरिंग बता देते हैं। क्या है कोवरिंग, किडनी का कोवरिंग भाई क्या है। तो सबसे जो बाहरी लेयर होता है उसको हम कहते हैं रीनल फेसिया। क्या कहते हैं, रीनल आउटर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, आउटर कनेक्टिव। सबसे बाहरी लेयर क्या होगा, रीनल फेसिया। उसके बाद आएगा एडिपोज कैप्सूल जो फैट का लेयर होगा। एक आएगा रीनल कैप्सूल। तीन लेयर रहेगा, रीनल कैप्सूल, फाइब्रस लेयर रहेगा। ये तीनों चीज याद हो गया। ये याद करने वाला चीजें आपको याद ही करना पड़ेगा। बाहरी रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल। जहां पे समझने वाला होगा हम आपको एक नहीं 10 बार समझा देंगे। अब थोड़ा ओवर भी समझ लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में तो पढ़ेंगे। किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो किडनी का एक्चुअली में काम क्या है, किडनी का एक्चुअल में काम क्या है। तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना करेगा। ब्लड में से फिल्टर करके कौन सा चीज को निकालेगा, तो ब्लड में से फिल्टर करके नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करेगा, निकालेगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट उसको कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है।
जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। इसी के दौरान क्या बनेगा, यूरिन, यानी कि ब्लड में से हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल लिया, जो एक्सेस मात्रा में वाटर उसको भी निकाल लिए, उससे हमको क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर कोई बोलेगा तो क्या है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसको नाइट्रोजिनस वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब किडनी जो यूरिन बनाया, यूरिन जाएगा किसके थ्रू, तो जाएगा यूरेटर के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू। तो यूरेटर एक थिन ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बताया था। आके और नीचे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, खुल जाता है। तो एक लॉन्ग थिन मस्कुलर ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक क्या करता है, पहुंचाता है। यूरेटर का कुछ काम नहीं है, बस जो यूरिन है किडनी से लेके यूरेटर तक आपको क्या कर देगा, पहुंचा देगा। उसके बाद आपको आया यूरिनरी ब्लैडर। क्या आया, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए यहां पे दो किडनी था, दो किडनी था, यहां से यूरेटर के थ्रू यानी कि दो दो यूरेटर, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। ये कहां पे खुल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर, यहां से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जा रहा था। तो इसको तो हम किडनी बोले। किडनी का क्या काम है, किडनी यूरिन बनाएगा। यूरिन किडनी बनाया तो फिर यूरिन किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू जाएगा। यूरेटर के थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में गया। कहाँ गया, मूत्राशय में। अब यहां से निकलेगा किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो होता है, यानी कि खोखला होता है, मस्कुलर है, इलास्टिक ऑर्गन है। इलास्टिक मतलब अगर यूरिन भरेगा तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा यानी कि फैलेगा, और जब यूरिन निकल जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर सिकुड़ जाएगा। और यूरिन को टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। अस्थायी रूप से स्टोर किया, परमानेंट तो स्टोर नहीं करेगा कि एक बार भर गया तब जिंदगी भर निकल भी नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से तो बन रहा है। तो टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करता है। जरूरत होने पर ब्लैडर को सिकुड़ाता है यानी कि चापता है, और यूरिन क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा वही है कि जो यूरिनरी ब्लैडर के अंतिम सिरे पर एक स्थित पतली पाइप होती है, जो यूरिन को शरीर से क्या करता है, यूरिन को शरीर से बाहर निकालती। समझ में आ गया। किडनी यूरिन बनाया, किडनी से यूरिन यूरेटर के थ्रू आया, यूरेटर के थ्रू यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में चल गया, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन कहाँ चल गया, बाहर चल गया। अब उसके बाद हम समझते हैं किडनी के बारे में, थोड़ा मोड़ा समझते हैं। ऐसे हम पहले भी बता दिए हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। हाइलम अभी बताए थे। दिस पॉइंट इज द किडनी। किडनी नहीं है, एक किडनी का जो एंट्री पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। अब इसमें से क्या क्या जा रहा है, एक तो यूरेटर जा रहा है यहां से पेल्विस से होते हुए, एक वेन जाएगा, आर्टरी जाएगा, एक और चीज जाएगा जिसको नर्व बोलेंगे। इन सब चीज जहां से एंट्री कर रहा है इसी को हम बोले हाइलम। तो किडनी के कॉनकेव साइड, अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पता है, इसमें देखो ये जो अंदर वाला साइड है इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और इधर साइड वाला को हम कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। तो इधर वाला हिस्सा क्या है, उठा हुआ है तो कन्वेक्स बोलेंगे, और इधर वाला हिस्सा अंत में जाके धंस गया है तो इसको हम कनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव। तो एक कनकेव साइड है। क्या है, कनकेव साइड। एंट्री पॉइंट है, मतलब यहीं से कोई भी चीज किडनी में क्या करेगा, जा सकता है। यहीं से यूरेटर जाता है, ब्लड वेसल जाता है, रीनल आर्टरी और नर्व जाएगा। यानी कि किडनी के कनकेव साइड पर एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब किडनी, अब रीनल कैप्सूल देखो, किडनी का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, बताए थे कैप्सूल, एंड किडनी के गोबरिंग को रीनल कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे, रीनल कैप्सूल। इतना चीज समझ में आ गया। किडनी जहां से कनकेव है, धंसा हुआ है, उसको हम हाइलम बोले। हाइलम से ही कोई भी चीज किडनी में अंदर या बाहर जा सकता है, जैसे आर्टरी हुआ, वेन हुआ, और यूरेटर हो गया, नर्व हो गया। ये चीज तो हम आपको बता ही दिए।
अब किडनी में हम आपको बताए थे 2 जोन। किडनी में हम कितना जोन बताए थे? 2 जोन। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला हिस्सा मेडुला होता है। अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? मेडुला। कॉर्टेक्स किडनी का आउटर हिस्सा होता है। मेडुला के बीच जो कॉर्टेक्स में उंगली जैसी प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम कॉलम ऑफ बॉटनी कहते हैं। यानी कि ये जो देखो, इसको हम एक और बताया था कि जो 2 पिरामिड के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? 2 पिरामिड के बीच के गैप को कॉलम ऑफ बॉटनी कहते हैं। एक उंगली जैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा देखिए, ऐसा है, ऐसा, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बॉटनी। अब मेडुला में देखिए, किडनी का भीतरी है हिस्सा, अंदर वाला भाग क्या है? यानी कि कॉर्टेक्स के बाद जो भी हिस्सा बचा वो सब मेडुला हो जाएगा। अंदर है, बाहरी था तो आउटर, अंदर है तो इनर। अब है यहाँ पे एक वर्ड है केलाइसिस। हम बताए थे अभी यहाँ पे आपको पिछले में कि माइनर कैलिक्स होगा, मेजर कैलिक्स होगा, कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। तो जब हम कैलिक्स को मिलाएंगे तो केलाइसिस बनेगा। क्या बनेगा? केलाइसिस। यानी कि ये छोटे छोटे कप आकार की संरचना। आप कहोगे सर कप कैसे बन गया? कप कैसे बन गया? ये जो यहाँ पे खुल रहा है, ये जो यहाँ पे ऐसे खुल रहा है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर। क्या है? कप जैसा स्ट्रक्चर। इसी को हम केलाइसिस बोलते हैं। केलाइसिस के बाद ये पूरा हिस्सा क्या था? पूरा हिस्सा रीनल पेलिस था। क्या था? रीनल पेलिस। तो यह अंतिम में यूरेटर से जुड़ती। अब देखो, ये रीनल पेलिस कहाँ जाकर खुल रहा है? यूरेटर में खुल रहा है। तो यह अंतिम यूरेटर से क्या होता है? जुड़ती है, जो मूत्र को क्या करता है? किडनी से बाहर निकाल के यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर देगा? जमा कर देगा। क्या करेगा? जमा कर देगा। समझ में आ गया? कॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा है, मेडुला बाहरी अंदर वाला हिस्सा है। मेडुला में 2 चीज पड़ा है, केलाइसिस, यानी कि जब कैलिक्स, बहुत सारा कैलिक्स मिलेगा तो केलाइसिस बनेगा, और केलाइसिस जाके आगे खुलता है रेनल पेलिस में, और रेनल पेलिस आगे जाके यूरेटर में खुल जाता है। किसमें खुल जाता है? यूरेटर में। अब इसी का पाथवे देखिए, मेडुला से बना इनर मेडुला, इनर मेडुला से मेडुलरी पिरामिड आएगा, मेडुलरी पिरामिड से केलाइसिस, फिर रीनल पेलिस और फिर यूरेटर। ये क्या है? यूरिन का पाथवे है। पाथवे ऑफ यूरिन कहां से स्टार्ट हुआ? इनर मेडुला से लेकर यूरेटर तक। समझ में आ गया? चलिए, वही चीज है, बार बार हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर में नेफ्रॉन से रिलेटेड चीज होगा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? जो भी काम हो रहा है वो किडनी में हो रहा है, यूरिन बना है। तो किडनी का कौन सा भाग में हो रहा है? बताया कि जो भी काम हो रहा है नेफ्रॉन, बोले किडनी में हो रहा है। तो किडनी में का भी एक छोटा सा पार्ट है जहां पे ये सब काम होता है, यानी कि यूरिन बनने का प्रोसेस होता है। तो सिंपल बता रहे हैं कि काम हो रहा है किडनी के अंदर, कोई एक ऐसा भाग हो रहा है जहां पे काम हो रहा है, तो काम हो रहा है नेफ्रॉन भी। तो जहां पे काम हो रहा है इसीलिए हम इसको बोले फंक्शनल, क्योंकि नेफ्रॉन में काम हो रहा है तो काम, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। और यही शेप देता है किडनी। किडनी का शेप कौन दे रहा है? नेफ्रॉन दे रहा है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल बोले। यानी कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे सेल का आप डिफिनेशन पढ़े होंगे कि शरीर के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्यों संरचनात्मक एवं क्रियात्मक बोले? क्योंकि शरीर का जो भी इंपॉर्टेंट काम है एक छोटे से लेवल पर मेन काम कहां पे हो रहा है? सेल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? सेल में। तो उसी प्रकार अगर किडनी है तो किडनी में भी एक बहुत छोटा सा इकाई है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। यहीं पे काम हो रहा है, यही किडनी का शेप भी दे रहा है। बताया था कि बीन शेप होता है, तो यही शेप दिया। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। तो 2 किडनी में कितना? 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख। कितना हो जाएगा? 20 लाख नेफ्रॉन होता है 2 किडनी को मिलाकर। समझ में आ गया? अब किडनी में होगा, किडनी का पार्ट देखते हैं कि किडनी में कौन, भले
नेफ्रॉन का पार्ट देखते हैं कि नेफ्रॉन में कौन कौन सा पार्ट होगा। तो नेफ्रॉन में जनरली हम दो भाग पढ़ेंगे। जो ट्यूब यानी कि जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे रीनल ट्यूब, ट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे? रीनल ट्यूब्यूल्स। और एक पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब घुमावदार कोई एक संरचना होगा जिसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। हम आगे देखेंगे क्या होगा। अब हम नेफ्रॉन में कर क्या रहे हैं? शुरुआत में बोले कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो ब्लड को फिल्टर तो अभी बताया कि छोटा सा लेवल पर नेफ्रॉन में हो रहा है। तो नेफ्रॉन काम क्या करेगा? वही ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। उसके बाद ब्लड को रीऑब्जर्व करेगा, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? यूरिन फॉर्मेशन। अंत में और एक और बीच में चीज होगा सिक्रेशन। और क्या होगा? सिक्रेशन। तीन चीज हुआ, पहले ब्लड को फिल्टर किए, उसके बाद रीऑब्जर्व किए, उसके बाद क्या करेंगे? सिक्रेशन करेंगे। चलिए, तो इतना चीज समझ में आ गया। ये ग्लोमेरुलस है, क्या है ये वाला हिस्सा? क्या है ये? क्या है? ग्लोमेरुलस है। ये सब पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये सब पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इसी को हम क्या बोल दिए? ट्यूब्यूल्स बोले। क्या बोले? ट्यूब्यूल्स बोल दिए। अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है तो नेफ्रॉन का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नेफ्रॉन का जनरली ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता नहीं है ऐसा, मतलब ओवरव्यू हम अलग अलग बना दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन एक्चुअली में रियल में ऐसा नहीं होता है कि ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल इधर है और डीसीटी इधर है। कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब आगे पीछे होता है। तो सबसे पहले जहां से ब्लड को फिल्टर करना है तो ब्लड लाएंगे, तो ब्लड जिसके थ्रू हम लाएंगे उसको हम कहेंगे एफरेंट एट्रियोल, यानी कि लाने वाला। अब लाए ब्लड, तो ब्लड को तो शरीर से बाहर निकालना नहीं है, तो ब्लड को हम यहां से लेकर भी जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे इफरेंट, ले जाने वाला। ले जाने वाला, एक लाने वाला और एक ले जाने वाला। ला रहा है तो एफरेंट एट्रियोल, ले जा रहा है तो इफरेंट एट्रियोल। अब लेके आ रहा है तो कहीं पे तो रोक रहा होगा, तो जहां पे रोक रहा होगा तो यही जाके स्ट्रक्चर छोटा छोटा ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहां से ब्लड फिल्टर होके आया ऐसे ऐसे ऐसे, तो जहां पे फिल्टर होके आया उसको हम बोले बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोले? बोमेन्स कैप्सूल। देखो, लाया एफरेंट, लेके गया इफरेंट, रोका जहां पे उसको ग्लोमेरुलस, यहां से फिल्टर यानी कि छान के जहां पे रोका उसको बोमेन्स कैप्सूल बोले। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आगे बढ़ा तो जहां पे फर्स्ट भाग आया उसको बोले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि शॉर्टकट में बोलते हैं पीसीटी। क्या? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब ये पीसीटी आगे बढ़ता गया तो ऐसा संरचना है तो इसको बोले हेनले लूप। क्या बोले? हेनले लूप। इसी में अभी नीचे आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। और ये ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एसेंडिंग। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग। अब हेनले लूप आगे जा रहा है तो एक और स्ट्रक्चर मिला जिसको डीसीटी बोले, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। देखो, इसको कैसे याद करना है? पी मतलब होता है पास, यानी कि नेफ्रॉन के यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के जो पास होगा उसको प्रॉक्सिमल यानी कि पी से होगा, और डी मतलब होता है दूर। दूर ऐसे लिखो, दूर। तो दूर है इसीलिए हम बोले इसको डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जाके जिसमें खुला इसको हम बोले कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोले? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आ गया? देखो, ब्लड आ रहा है, एफरेंट लेके जा रहा है, इफरेंट बीच में जहां ब्लड रोका ग्लोमेरुलस, यहां से ब्लड फिल्टर होके जिसमें आया बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद जहां आगे बढ़ा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, आगे और बढ़ते गया लूप्स ऑफ हेनले। लूप्स ऑफ हेनले के बाद आया डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जाके जहां पे खुला उसको बोले कलेक्टिंग डक्ट। नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग। अब इसका शेप होता है यू शेप या हेयर पिन शेप। हेयर पिन शेप या आगे डिटेल में सब भाग को पढ़ेंगे, इतना ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज हम यहीं पे बता देते हैं। देखिए,
आप कलेक्टिंग डक्ट को केवल देखिए, इस पाइप को देखिए, इस पाइप को आप देखिए ध्यान पूर्वक। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए, देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी होगा। तो यहां से एक डीसीटी जुड़ा होगा, तो यहां से भी कोई ना कोई डीसीटी जुड़ेगा, यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जुड़ेगा। यहां से भी जुटेगा, यहां से भी जुटेगा और यहां से भी जुटेगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा डीसीटी जुटेगा, और बहुत सारा डीसीटी जुटेगा तो डीसीटी मेन रूप से किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग। कलेक्टिंग डक्ट पूरी तरह से एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है, क्योंकि अगर एक नेफ्रॉन का भाग होता तो एक नेफ्रॉन में केवल एक ही कलेक्टिंग डक्ट होता है, लेकिन एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा नेफ्रॉन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा क्या होगा? नेफ्रॉन जुट सकता है। हमें यही चीज बता। अब इसका हम धीरे धीरे सबका डिटेल बाय डिटेल भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग है बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ बताना चाहते हैं कि बोमेंस कैप्सूल को आप देखिए। बोमेंस कैप्सूल में आपको पहले शेप कैसा है? यू शेप। ऐसा कैसा? यू शेप, यानी कि कप शेप कह सकते। कितना लेयर है? 2 लेयर। देखिए एक लेयर तो ये हुआ और एक लेयर ये हो गया, तो कह सकते हैं कि डबल वाल लेयर एवं कप शेप का क्या है? कप शेप का है। तो हम डिटेल बाय डिटेल सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अब एक और चीज आगे बताएंगे, पहले यहां देख लीजिए बोमेंस कैप्सूल के बारे में। तो बोमेंस कैप्सूल के बारे में क्या है कि बोमेंस कैप्सूल एक डबल वाल लेयर है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है और रीनल ट्यूब्यूल का प्रारंभिक भाग होता है। रीनल ट्यूब्यूल का प्रारंभिक भाग मतलब जहां से ट्यूब स्टार्ट हुआ तो उसका प्रारंभिक भाग किससे स्टार्ट होगा? बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होगा। बोमेंस कैप्सूल में बस काम यही है कि ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। तो किस किस चीज को फिल्टर करेगा? वाटर को फिल्टर करेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया और साल्ट। यह प्रक्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम आपको बताएंगे क्योंकि इसको फिल्टर करने के लिए 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। समझ में आ गया? बोमेंस कैप्सूल का क्या काम है? बस ब्लड आया, ब्लड एफरेंट, जैसे मान लीजिए कि ऐसे था ना स्ट्रक्चर, ऐसे था, तो यहां से आ रहा है ब्लड, ऐसे 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 घुमावदार बना रहा है, तो यहां से ब्लड आया, ब्लड आके यहाँ पे रुका, तो फिल्टर होकर किस में आया? इसमें। तो बस ब्लड फिल्टर का क्या करता है? काम करता है। कौन सा चीज? इतना चीज आपको याद करना पड़ेगा, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया। अगला भाग था पीसीटी। अगला भाग क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी। तो पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिल्टर तो कर लिए, क्या फिल्टर को सब हम बाहर ही भेज देंगे? अभी देखे थे कि वाटर भी हम किए थे, ग्लूकोज भी किए थे, अमीनो एसिड भी, ये सब तो हम अच्छा चीज है शरीर के लिए, अभी इसको हम बाहर भेजेंगे? तो नहीं, हम जो भी फिल्टर किए उसका 70 से 80% हम पीसीटी में फिर से ब्लड में रीऑब्जर्व करके क्या कर देंगे? भेज देंगे। रीऑब्जर्व करके फिर से क्या कर देंगे? भेज देंगे। तो पीसीटी का बस यही काम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा? पीसीटी नेफ्रॉन की पहली लंबी घुमावदार नलिका होती है जो बोमेंस कैप्सूल के बाद आ रहा है। पहला भाग क्या था? बोमेंस कैप्सूल। यह रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। रीनल कॉर्टेक्स का अभी हम दिखा देते। देखिए रीनल कॉर्टेक्स का कैसे भाग है, रीनल कॉर्टेक्स का कैसे भाग है। अभी हम बताए थे कि जो नीचे वाला सब रीजन है क्या है? मेडुला है। क्या है? सब नीचे वाला हिस्सा क्या है? मेडुला। नीचे वाला हिस्सा मेडुला और ऊपर वाला हिस्सा हुआ कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। तो ऐसे अगर हम लाइन पार दे इसके बस जस्ट, तो ऊपर वाला हिस्सा सब आएगा कॉर्टेक्स, यानी कि इधर से नीचे ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कॉर्टेक्स है, और नीचे हिस्सा वाला क्या है? मेडुला। तो कॉर्टेक्स में कौन कौन है? पीसीटी, डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, और नीचे बस आएगा हेनले लूप। क्या आएगा? हेनले लूप। हेनले लूप का भी कुछ हिस्सा आएगा कॉर्टेक्स में। तो इसका किसका भाग है? कॉर्टेक्स का। किसका भाग है? कॉर्टेक्स का। काम क्या है पीसीटी का? पीसीटी का काम है वही रीऑब्जर्व करना। रीऑब्जर्वेशन यानी कि पुनः अवशोषण की प्रक्रिया करेगा। कितना? 70 से 80%। कौन कौन सा चीज को रीऑब्जर्व करेगा? जो जो फिल्टर होके आया था। क्या सब चीज? तो नहीं, कुछ कुछ, जैसे मेन चीज
वाटर को रीऑब्जर्व कर लेगा, ग्लूकोज को रीऑब्जर्व कर लेगा, अमीनो एसिड को रीऑब्जर्व कर लेगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर लेगा, रीऑब्जर्व कर लेगा। समझ में आ गया। और कुछ चीज और डालेगा भी, यानी कि सीक्रेट भी करेगा। तो सीक्रेट में क्या क्या करेगा, सीक्रेट में आपको क्रिएटिन करेगा, ड्रग्स करेगा, H+ आयन करेगा। एक्टिवली टेबल में क्या करते हैं, सीक्रेट करता है। समझ में आ गया। अब अगला हिस्सा था लूप्स ऑफ हेनले। क्या है, लूप्स ऑफ हेनले, यानी कि जो ऐसे स्ट्रक्चर यहां से ऐसे बना था, ये क्या था, लूप था, लूप्स ऑफ हेनले। तो नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग। तो लूप्स ऑफ हेनले नेफ्रॉन का मध्य भाग है। पहला भाग था डीसीटी, बोले पीसीटी, और दूसरा भाग डीसीटी, ऊपर था बोमेंस कैप्सूल। तो मध्य भाग है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड के बाद, यानी कि यहाँ पे था पीसीटी और यहाँ पे था डीसीटी। पीसीटी के बाद और डीसीटी से पहले। तो पीसीटी के बाद और डीसीटी से पहले क्या होता है, जुड़ा रहता है। यह यू शेप के होता है, यू शेप यानी कि ऐसे है, यह हेयर पिन से, यह हेयर पिन कह सकते हैं। नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, नीचे आता है तो यहां से पानी निकलता है, ऊपर जाता है तो इधर से पानी नहीं निकलेगा, इधर से निकलता है NaCl। क्या निकलता है, NaCl। तो नीचे आ रहा है तो पानी निकल रहा है, तो पानी के लिए परमिएबल है, यानी कि डिसेंडिंग लिप। अब ऊपर अभी हम बताया कि ऊपर होता है कॉर्टेक्स और नीचे क्या होता है, मेडुला। तो ये जा रहा है कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर, ये जाएगा मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर। तो यह कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर जाता है। यह हिस्सा केवल वाटर के लिए परमिएबल होता है। वाटर के लिए क्यों परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है एक्वापोरिंस। क्या पाया जाता है, एक्वापोरिंस। इस साइड एक्वापोरिंस नहीं होता, एक्वापोरिंस नहीं होता। पानी निकल रहा है तो पानी निकलने के लिए तो कोई ना कोई होगा, तो उसके लिए एक्वापोरिंस। एसेंडिंग वाटर, अब एसेंडिंग किधर से किधर जा रहा है, मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर। तो ये मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर जाता है। यह हिस्सा वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो परमिएबल किसके लिए होगा, NaCl के लिए। H2O के लिए क्या है, H2O के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। तो परमिएबल किसके लिए होगा, परमिएबल किसके लिए होगा, NaCl के लिए होगा। इसका काम क्या है, यूरिन को कंसंट्रेट करेगा और काउंटर करंट मैकेनिज्म करेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर मतलब होता है अपोजिट, करंट मतलब होता है प्रवाह, और मैकेनिज्म मतलब होता है एक सिस्टम। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, तो इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब आया डीसीटी। अब क्या है, डीसीटी। तो डीसीटी यह तो पहले तो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जुटता है। डीसीटी कहां पे जाकर जुट रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में जुट रहा है। इसका मुख्य काम क्या है, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। देखो 70 से 80% तो पीसीटी में हो गया रीऑब्जर्व, कुछ बचा तो लूप्स ऑफ हेनले में हुआ, कुछ बचा तब यहाँ पे हो गया, यानी कि अब यहाँ पे कुछ चुने हुए चीज भी क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो वही कुछ आयन हो, थोड़ी मात्रा में वाटर क्या होगा, हो जाएगा, रीऑब्जर्व हो जाएगा। सिक्रेशन, कौन कौन सा चीज हम निकालेंगे, तो K+ आयन, H+ आयन और क्रिएटिन, कुछ ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, यानी कि दवा को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर से डाल देंगे डीसीटी में। इसका एक और काम है कि यह एसिड बेस को बैलेंस रखता है, यानी कि अम्ल क्षार को क्या करता है, बनाए रखता है शरीर में। समझ में आ गया। ये सब याद करने वाला चीज है, ज्यादा इसमें कुछ समझने वाला चीज है, समझने वाला जो है जहां पे हम आपको समझाएं। अगला भाग है आपको कलेक्टिंग डक्ट। अगला भाग क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये पूरा हिस्सा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला हिस्सा था डीसीटी, वाला हिस्सा क्या था, डीसीटी। इधर से भी हिस्सा क्या है, डीसीटी। तो डीसीटी जाके किस में खुल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। यानी कि डीसीटी के बाद वाला हिस्सा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में खुल रहा है, रीनल पेल्विस में। किस में खुल रहा है, रीनल पेल्विस में खुल रहा है। रीनल पेल्विस फिर आगे किस में जाता है, यूरेटर में जाता है। किस में जाएगा, यूरेटर में। तो यह अंतिम भाग होता है जहां डेंटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब से फिल्ट्रेट आता है।
कई नेफ्रॉन की डीसीटी एक कॉमन, देखो यहां से भी डीसीटी जुट सकता है, यहां से भी जुट सकता है, यहां से भी जुट सकता है और यहां से भी जुट सकता है। फाइनल रीऑब्जर्प्शन, अब देखो अब इसके बाद तो कोई हिस्सा नहीं, उसके बाद तो यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा, तो यह अंतिम भाग हुआ, क्या है फाइनल रीऑब्जर्प्शन यहीं पे होगा। यह एडीएच को क्या करता है, द्वारा नियंत्रित होता है। एडीएच हम बताएंगे आगे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, और यह यूरिन को कंसंट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब अगर यूरिन ज्यादा डाइल्यूट हो गया तो कंसंट्रेशन की काम क्रिया यहीं पे होगा जो एडीएच करेगा। समझ में आ गया, इतना चाहिए, लिखना है तो लिख लीजिए। अब नेफ्रॉन में ये सब चीज हम आपको बता दिए थे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो चीजें ये भी बता दिए, लेकिन हम बस यहाँ पर एक चीज बता दे रहे हैं कि जो ला रहा है उसको एफरेंट बोल रहे थे, जो ला रहा था उसको क्या बोले थे, एफरेंट, और जो लेके जाएगा उसको इफरेंट। अब उन दोनों के बीच में पेरिट्यूबुलर रहता है और कैपिलरी और वासा रेक्टा रहता है। ये चीज आपको लिए नया है, इन चीज को हम समझा रहे हैं। देखिए ला रहा है तो क्या होगा, एफरेंट होगा, क्या होगा एफरेंट। लेके जा रहा है तो इसको बोलेंगे इफरेंट, क्या बोलेंगे इफरेंट। अब इफरेंट जब लेके जा रहा था तो इसी से एक ट्यूब निकल के आया, ऐसे गया, तो इसी को हम बोले वासा रेक्टा। किस, क्या बोले वासा, वासा रेक्टा किसके पैरेलल है, लूप्स ऑफ हेनले, क्या है लूप्स ऑफ हेनले, तो लूप्स ऑफ हेनले भी तो ऐसे ही गया था, लूप्स ऑफ हेनले भी ऐसे गया है, और इसके पैरेलल भी ये भी गया है, तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वासा रेक्टा उसको हम कहेंगे जो लूप्स ऑफ हेनले के पैरेलल जाता है। कहां से निकलता है, इफरेंट एट्रियोल से निकलता है। अब इसी के ऊपर से एक ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा है, इसी को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर। क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर। इसको क्या बोलेंगे, पेरिट्यूबुलर, क्या बोलेंगे पेरिट्यूबुलर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोले, पेरिट्यूबुलर। ये जो ऐसे आ रहा है इसको लूप्स ऑफ, बोले वासा रेक्टा हो, अंदर वाला जो नेफ्रॉन वाला हिस्सा है इसको बोले लूप्स ऑफ हेनले। समझ में आ गया, चलिए अब नेफ्रॉन में एक और चीज आपको यहाँ पे हमको बताना है, ग्लोमेरुलस। बोमेंस, देखिए बोमेंस कैप्सूल बता दिए, बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होकर आ रहा है, पीसीटी में रीऑब्जर्व हो रहा है, लूप्स ऑफ हेनले में बताया नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, यानी लूप्स ऑफ हेनले में दो भाग हुआ। फिर उसके बाद डीसीटी बताया, कलेक्टिंग डक्ट बताया, एक पहला भाग छूट गया था, ग्लोमेरुलस। क्या है ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी का जाल होता है, जैसे ऐसे आया था, ऐसे 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 बना लिया था, और एफरेंट एट्रियोल से क्या करता है, ब्लड को लाता है। ब्लड जिससे आ रहा है उसको एफरेंट बोले, एफरेंट जाके घुमावदार स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का पोजीशन है कि ये होगा बोमेंस कैप्सूल में, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, देखो ये आ रहा है तो एफरेंट, क्या है एफरेंट, ये जाके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया तो इसको बोले ग्लोमेरुलस। अब देखो ये वाला हिस्सा था बोमेंस कैप्सूल, तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को अगर मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे माल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। सिंपल नाम याद रखना, माल्पिगियन बॉडी। माल्पिगियन बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। इसको पते हैं, इसको कहते हैं हेनले लूप, एफरेंट एट्रियोल पते हैं, पेरिट्यूबुलर अभी बताएं दिए, नीचे वाला हिस्सा वासा रेक्टा, सब पता था। चलिए अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन दो प्रकार के होता है। नेफ्रॉन में दो रीजन बताए थे, कॉर्टेक्स का रीजन बताए थे, एक मेडुला का रीजन बताए थे। एक कॉर्टेक्स का रीजन, एक मेडुला का रीजन। जो कॉर्टेक्स में पाया जाएगा उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, और जो मेडुला में पाया जाएगा उसको जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। तो पहला होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पहला क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होगा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सबसे ज्यादा हिस्सा, यानी कि अगर यहां से ऐसे अगर हम पार दें तो ऊपर ही है पीसीटी, ऊपर ही है डीसीटी, ऊपर ही है बोमेंस कैप्सूल, ऊपर ही है ग्लोमेरुलस, बस नीचे था लूप्स ऑफ हेनले। क्या था, लूप्स ऑफ क्या, हेनले लूप। तो नीचे वाला हिस्सा बहुत कम है, तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा हिस्सा था। तो नेफ्रॉन का अधिकांश हिस्सा किसमें, कॉर्टेक्स का। यह सबसे मतलब कहो कि 85% यही हिस्सा ले रहा था, 85% यही। जस्टा मेडुलरी है, मेडुला वाला हिस्सा में होगा, यह 15% हिस्सा क्या करेगा। अब इसी के नीचे रहता है ऐसे,
वासा रेक्टा रहता है, स्पष्ट रूप से पाया जाता है। वासा रेक्टा ऊपर नहीं पाया जाता। मुख्य काम है यूरिन को कंसंट्रेट करना। इसमें इसका ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स आउटर रीजन में होता है, ऊपर होता है। ग्लोमेरुलस भी तो ऊपर ही है। वासा रेक्टा नहीं होता क्योंकि वासा रेक्टा नीचे है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और समान मूत्र निर्माण करते हैं। इनके सबसे काम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम यहीं पे हो रहा है। समझ में आ गया? दो रीजन नेफ्रॉन दो प्रकार के, जो कॉर्टेक्स में पाया जाएगा उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो मेडुला में पाया जाएगा उसको मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। आगे देखिए, अब हम अगला टॉपिक है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड और यूरेथ्रा। यूरेटर तो भैया पत्ते होगा आपको। ये है किडनी, ठीक है, किडनी, किडनी से दो गो पाइप निकला तो इसको हम बोले यूरेटर। इसको क्या बोल दिए? यूरेटर। क्या बोले? यूरेटर। तो यूरेटर रीनल पेलिस, अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा जहां से जुट के आ रहा होगा उसको रीनल पेलिस से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर, नीचे क्या है ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। इसका लंबाई लगभग 25 से 30 होता है। इसमें पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, इनके पेरिस्टेल्टिक यानी क्रमाकुंचन गति, डाइजेशन पढ़ाए थे, सर्कुलर होगा और लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद कहाँ है यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी यूरेटर छोटे छोटे ओपनिंग में मध्यम में यूरेटरी के क्या करता है? खुल जाते हैं। इनकी जैसे देखो यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके मध्य भाग में यहाँ से यूरेटर क्या हो गया? खुल गया। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? मूत्राशय का काम क्या है? यूरिन को स्टोर करेगा और आवश्यकतानुसार उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो पहला तो स्टोर करेगा, इनकी संग्रह करेगा। यूरिन को यूरेटर से लाता है और स्टोर करता है, एक्सपेल करता है जरूरत के हिसाब से लगा के। जब पेशाब लग गया, सुसु करना है, बाहर निकाल दो। यूरिनरी ब्लैडर में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसमें फैलने की क्षमता मतलब यूरिन भरा तो पेट फूल जाता है ना, यानी यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया? फैल गया। और यूरिनरी ब्लैडर अंत में यूरेथ्रा में क्या हो जाए? नीचे क्या है? नीचे यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। इतना चीज आपको याद करना ही पड़ेगा। समझने वाला जो चीज था कि पानी यूरिन भरा तो फैल गया। अब इसमें एक दो चीज और समझाते हैं, अब समझने वाला थोड़ा चीज आएगा। ये दो पाइप आ रहा है, इसको बोले यूरेटर। क्या बोले? इसको यूरेटर बोले। यूरेटर जहां पे जाके खुल रहा है उसको हम बोले यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। ये जहां पे खुल रहा है यानी कि यहाँ पे खुल रहा होगा, अंत में आके यहाँ पे छोटा छोटा ओपनिंग मध्य में खुला, ओपनिंग ऑफ यूरेटर। यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट जो नीचे से यूरिन निकलेगा, इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बना। यहाँ से एक पाइप आया, यहाँ से एक पाइप आया, यहाँ से मूत्र निकलेगा तो यहाँ एक छिद्र होगा, इन तीनों छिद्र को मिला के एक ट्रायंगल बना, तो इसी को हम ट्राइगोन कहें। क्या बोले? ट्राइगोन। यहाँ से निकला यूरिन तो जिसके थ्रू निकला उसको यूरेथ्रा बोले। क्या बोले? यूरेथ्रा बोले। उसके बाद यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यानी कि ये है यूरिन को कंट्रोल करेगा कि यूरिन कख नहीं जाएगा। मान लो कि अगर यूरिन हमको नहीं निकालना है तो इसको हम ऐसे करके सटा देंगे, और अगर निकालना है तो हटा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सट जाएगा, रिलैक्स करेंगे तो हट जाएगा। समझ में आ गया? यह है यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखिए। यूरिनरी ब्लैडर में 2 ओपनिंग था, 2 यूरेटर की ओपनिंग था, एक यूरेथ्रा का ओपनिंग था। इन तीनों ओपनिंग को मिलाकर एक त्रिकोणीय के ट्रायंगुलर क्षेत्र बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। यूरिनरी को बाहर निकालने और नियंत्रित करने के लिए यूरेथ्रल स्फिंक्टर रहता है। यह स्फिंक्टर मस्कुलर वल्वा होते हैं, गेट के अगर रिलैक्स करेगा तो यूरिन बाहर निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर ही रह जाएगा, यानी कि बाहर नहीं। ये वॉलेंटरी होता है कंट्रोल, और इनवॉलेंटरी मतलब मेरा कंट्रोल है भी कुछ समय तक है, यानी कुछ लिमिट तक है, और कुछ लिमिट के बाद में। जैसे मान लीजिए कि हमको पेशाब लगा तो एक दो दिन तो नहीं, मान लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अब कहेंगे हम 1 साल रोक लेंगे तो होगा तो नहीं, वो खोल देगा। यानी कि जब तक मेरा कंट्रोल है उसको वॉलेंटरी बोलेंगे, और जब मेरा यहाँ से कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो उसको इनवॉलेंटरी बोलेंगे।
समझ में आ गया। अब आया यूरिन फॉर्मेशन। तो इसके बाद हम ये जो लेक्चर है अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो यहां तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कहिए तो हम करा भी देते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप हम क्या पढ़ा है, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट हम क्या पढ़ा है, फर्स्ट हम बताए होम्योस्टेसिस। पहला क्या बताया, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, शरीर की वह क्षमता जिसमें शरीर अपना आंतरिक वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरा बताया कि उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए शरीर एक निगेटिव फीडबैक चलाता है जिसके थ्रू वो बैलेंस करता है। उसके बाद हम बताया कि कौन कौन सा पदार्थ को हम निकालेंगे, मतलब बैलेंस। इससे पहले बताया था कि कैसे हम बैलेंस रखेंगे। तो बैलेंस रखने के लिए दो तरीका बताया, एक एक्सक्रीशन बताया, एक इजेशन बताया। उसके बाद हम बताया कि मतलब कौन कौन सा चीज निकालेंगे, अमोनिया निकालेंगे, यूरिया निकालेंगे, यूरिक एसिड निकालेंगे। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है तो सबसे ज्यादा वाटर भी लगेगा। उसके बाद बताया कि यूरिया होता है, यूरिया कम टॉक्सिक होता है तो कम पानी निकालने में लगेगा। दूसरा फिर बताया कि यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड और कम टॉक्सिक होता है तो और कम लगता है। उसके बाद हम आपको बताए कि उसके बाद मोड ऑफ एक्सक्रीशन बताए कि अगर अमोनिया निकालेगा तो अमोनोटेलिज्म कहेंगे, गुआनी निकालेगा तो गुआनोटेलिज्म। उसी प्रकार यूरिया निकालेगा तो यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड निकालेगा तो यूरिकोटेलिज्म कहेंगे। उसके बाद हम बताया कि कैसे भाई इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से जीव में क्या होता है। तो कॉकरोच में बताया कि माल्फिगियन टेबल्स पाया जाता है, प्रॉन्स में बताया कि बोले स्कॉर्पियन में बताया कि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, ह्यूमन में किडनी पाया जाता है। उसके बाद हम किडनी के बारे में चले। तो किडनी का हम सबसे पहले लोकेशन बताया कि किडनी का लोकेशन होता है वर्टिबल कॉलम T12 से स्टार्ट होता है, L3 के तक जाता है। अंदर है तो डॉर्सल बोले, अंदर है तो इनर है, पीछे है तो डॉर्सल बोले। बीच में 4 वर्टिबल कॉलम है। उसके बाद हम कलर बताया कि रेडिश ब्राउन होता है, शेप बीन शेप होता है, 2 पाया जाता है। फिर किडनी के बारे में बताया कि किडनी का काम है यूरिन को भले ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को बनाना। उसके बाद हम आपको बताया इसी में कि फिर यूरेटर के बारे में बताया कि अगर किडनी यूरिन बना दिया, तो उस किडनी को यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय तक पहुंचाने के लिए एक पाइप होगा ऐसे, तो उसको हम कहेंगे यूरेटर। यूरेटर जहाँ के ब्लड यूरिन जाके जहां पर लेके जाएगा उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन निकलेगा जिसके थ्रू उसको हम यूरेथ्रा बोले। उसके बाद हम नेफ्रॉन के बारे में बताया कि नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी शरीर के किडनी के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहे। नेफ्रॉन के बारे में बताया कि नेफ्रॉन में 2 रीजन होगा, एक कॉर्टेक्स होगा, एक मेडुला होगा। कॉर्टेक्स के बारे में बताया कि आउटर रीजन होता है, अंदर वाला रीजन मेडुला होता है। मेडुला में पिरामिड होता है, कॉलम ऑफ बॉटनी होता है, रीनल कैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। कैलिक्स को मिला देंगे तो कैलाइसेज बनेगा। उसके बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। उसके बाद हम नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर बताया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहला भाग ऊपर एफरेंट आ रहा था, एफरेंट लेके जा रहा था, इफरेंट बीच में जो रुका ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होकर आया बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल के बाद गया पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डीसीटी गया कलेक्टिंग डक्ट में। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा नेफ्रॉन आ सकता है। बोमेंस कैप्सूल ने बताया कि यहीं पे सबसे ज्यादा फिल्टर होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कहेंगे इसको। उसके बाद पीसीटी बताया कि जो फिल्टर किए सबको बाहर नहीं भेजना है, तो 70 से 80% हम आपको पीसीटी में ही रीऑब्जर्व करा लिए। फिर लूप्स ऑफ हेनले नीचे आया तो डिसेंडिंग था तो वाटर के लिए परमिएबल था, असेंडिंग था तो NaCl के लिए परमिएबल था। डीसीटी में हम लोग सेलेक्टिव चीज को रीऑब्जर्व करते हैं, एडीएच के थ्रू यानी कि हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। फिर आया कलेक्टिंग डक्ट यानी कि अंतिम भाग है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन का काम रहता है, री हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। उसके बाद हम आपको थोड़ा मोड़ बता दिए यूरेटर के एनाटॉमी के बारे में बताया कि यूरेटर कैसा होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। फिर हम आपको यूरिनरी ब्लैडर बताए। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हम आपको फिर बताया वही यूरेथ्रा बताया। यूरिनरी ब्लैडर में बताया 3 ओपनिंग है, 3 ओपनिंग को मिला के एक यहाँ था, 2 यहाँ था यूरेटर का, एक यहाँ था यूरेथ्रा का, तीनों मिला के एक ट्रायंगल बना है, तो इसको ट्राइगोन कहे। ट्राइगोन फिर नीचे होते हुए निकल गया यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा को कंट्रोल करने के लिए यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। यहीं तक के लिए आज है।
उसके बाद हम आपको अगला लेक्चर में यानी कि जो पार्ट 2 होगा उसमें हम आपको यूरिन फॉर्मेशन बताएंगे, यानी कि यहां से हम अगला लेक्चर में आपको चालू करेंगे। थैंक यू।